गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा था कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की फीलिंग हमारे देश के लोगों में कैसे आई। ठीक है, हमारे देश के ग्रुप के अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की फीलिंग थी। फ्रीडम को लेकर सबकी मीनिंग अलग अलग थी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और फिर 1920s के बाद हमारे देश में क्या क्या होना शुरू हुआ। और फिर हमने पढ़ा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और जब ख़त्म हुआ तो ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन और हमारे देश में क्या फ़र्क आना शुरू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जब महात्मा गांधी हमारे देश में आए तो वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ठीक है, जिसका नाम था सत्याग्रह। ठीक है, और उन्होंने देश में 3 जगह सत्याग्रह कराए थे और वो उस चीज़ में सक्सेसफुल रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि द रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, तो जब गांधी जी हमारे देश में आए उन्होंने तीन जगह पे सत्याग्रह कराया। ठीक है, तो तीनों जगह जब वो सफल हुए तो अब उनके माइंड में ये आया कि अब क्यों ना सत्याग्रह को पूरे देश के लेवल पे कराया जाए। अब एक शहर में ना करके पूरे देश में एक साथ कराया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था द रॉलेट एक्ट। इसके तहत ये चीज़ थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी नेता को अरेस्ट कर सकती है और उसको 2 साल तक जेल में रख सकती है बिना किसी ट्रायल के। मीन्स अगर उसे अरेस्ट किया गया तो 2 साल तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, उसको जज के पास लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक छोटा सा नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस शुरू किया और उसका नाम दिया था हड़ताल। और ये शुरू किया गया था 6 अप्रैल को। ठीक है, तो इसके तहत क्या था कि देश में अलग अलग जगह रैलीज निकाली गई। ठीक है, जो रेलवे के वर्कशॉप में जो मजदूर काम किया करते थे वो अपना काम छोड़ के रोड पे चले आए और शॉप्स को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इससे हुआ ये कि इससे ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक मुख्य चीज़ ख़त्म हुई कि उनका कम्युनिकेशन का माध्यम 2 ही चीज़ से था। पहला हमारे देश का रेलवे और सेकंड चीज़ हमारे देश का टेलीग्राफ जो था वो चीज़। ठीक है, जिससे उनका कम्युनिकेशन हुआ करता था। और ये 2 चीज़ें बंद होना शुरू क्योंकि वो हमारे देश में क्या क्या करने आए थे। वो हमारे देश का रॉ मटेरियल ले जाकर खुद के देश में बनाकर फिर जो सामान बनाया जाता था उसको फिर से हमारे देश में लाके बेचा करते थे। तो आने और ले जाने में सबसे मेन रोल था रेलवे का। तो वही चीज़ हो गई बंद, तो अब उन्हें दिक्कत होना शुरू हुई। ठीक है, लोकल लीडर वेर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अब हुआ ये कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि अब हमें दिक्कत होना शुरू हुई है तो पंजाब में अमृतसर में जो नेता थे उन्हें अरेस्ट किया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया था कि महात्मा गांधी दिल्ली नहीं आएंगे। ठीक है, और 10 अप्रैल को पुलिस ने, ठीक है, वहाँ के बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ थी, जो
जो हड़ताल कर रही थी उन पे ओपन फायर कर दिया। ठीक है। और ठीक उसी के बाद एक नया लॉ पास किया गया था। उस लॉ का नाम था मार्शियल लॉ, और उसकी कमांड दी गई थी जनरल डायर को। ठीक है। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो जलियांवाला बाग कांड था वो रॉलेट एक्ट की वजह से नहीं था, वो था मार्शियल लॉ की वजह से। ठीक है। तो वो था क्या कि उस दिन जलियांवाला बाग में बहुत से लोग आके एक फेस्टिवल मना रहे थे जिसका नाम था बैसाखी। ठीक है। उनको तो पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ क्या है। ठीक है। और उसी बाग में कुछ लोग ऐसे थे जो मीटिंग करने आए थे कि अब जो ये न्यू लॉ पास किया गया है उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। मतलब सिर्फ कुछ लोग को ही पता था, 80% लोग तो बस वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाने आए थे। ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जनरल डायर को जब पता चला कि वहाँ पे कुछ लोग मीटिंग करने आए हैं, तो वो कुछ पुलिस वालों के साथ वहाँ पे आए। अब उस बाग का एक ही गेट था, उस गेट को किया बंद और लोगों पे ओपन फायर शुरू किया। मतलब 80% लोगों को तो पता भी नहीं था कि कोई न्यू लॉ पास किया गया है। ठीक है। और जिसकी वजह से बहुत से लोग उसमें मर गए। और इसका असर ये हुआ कि जितने हिंदू और सिख थे वो भड़क गए कि जिन लोगों को कुछ पता भी नहीं था उनको बेफालतू में क्यों मार दिया गया। ठीक है। ये सब होना शुरू हुआ। ठीक है। अब जब इसकी न्यूज़ पूरे शहर में फैली तो लोगों ने अब अटैक करना शुरू किया। ठीक है। और जब लोगों ने अटैक करना शुरू किया तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहाना मिल गया कि वो वायलेंस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोग अटैक अटैक करेंगे तो इन्हें तो गोली चलानी पड़ेगी। तो इन्हें एक बहाना मिल गया, तो ये फिर सबको मारना शुरू किए। ठीक है। अब चीज़ें इतनी हद तक बढ़ गईं कि लोगों को पकड़कर ज़मीन पर उनकी नाक को रगड़ दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि तुम ज़मीन में घसीटते हुए चलो। साथ ही साथ अगर कोई बड़ा साहब तुम्हें दिखे तो तुम्हें सबको सलाम करना है। ठीक है। ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई और जिसकी वजह से वॉयलेंस बहुत बढ़ गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस भी वॉयलेंस कर रही थी और जो लोग भड़क गए थे वो भी वॉयलेंस कर कर रहे थे। तो महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह, तो वो तो बेस था कि हमें वॉयलेंस नहीं करना है। तो जब महात्मा गांधी ने इस चीज़ को देखा कि वॉयलेंस बहुत हो रहा है तो उन्होंने ये आंदोलन बंद कर दिया। ठीक है। अब उनका मानना ये था कि अब हमें इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें कोई नया आंदोलन करना पड़ेगा। ये जो था ये सिर्फ कुछ शहर कुछ गांव तक ही सीमित था। अब महात्मा गांधी चाहते ये थे इसको और भी बड़े लेवल पे शुरू किया जाए और पहले लोगों को सिखाया जाए, क्योंकि इस बार लोगों को कुछ पता नहीं था और इस बार वॉयलेंस होना शुरू हो गया था। ठीक है। तो अब इनका मानना ये था कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान को एक किया जाए, क्योंकि जब तक ये दो रिलीजन एक नहीं होंगे हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल इसी वजह से कर पा रही थी। उनका एक ही मोटिव था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है। तो
महात्मा गांधी को इस चीज़ का भी मौका मिल गया कि कैसे हिंदू और मुसलमान को एक साथ किया जाए। हुआ कुछ ऐसा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है, तो एक देश था टर्की, ठीक है, वहाँ पे अधिकतर लोग थे मुसलमान, ठीक है, और उनका जो लीडर था उसे सब कहते थे खलीफा, ठीक है। अब हुआ ये कि जब वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे तो उन पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ पास किए जो अच्छे नहीं थे, जो किसी को भी पसंद नहीं आए थे। खास कर तुम मुसलमान को ये लॉ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से एक नई कमेटी बनी जिसका नाम था खिलाफत, ठीक है, और वो पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू हुए। तो उसका असर हमारे देश पे भी आया। जो हमारे देश के मुसलमान थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से भड़क गए, ठीक है। अब देखो, हिंदू और सिख तो पहले से भड़के हुए थे, अब मुसलमान भी इस लॉ से भड़क गए, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी को मौका मिला कि अब हिंदू और मुसलमान को एक साथ किया जा सकता है। तो जो खिलाफत कमेटी के जो दो मेन लीडर थे, उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। तो वो गांधी जी के पास आए, ठीक है, और बातचीत करनी शुरू किए, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अब हम नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को चला सकते हैं और उसमें खिलाफत भी ऐड रहेगा, जिससे हम अपना खुद का स्वराज पा सकते हैं। तो अब एक डेट याद रखो, कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी सितंबर 1920 में। कहाँ पे? कैलकाटा में। इस दिन यहाँ की मीटिंग में नॉन कोऑपरेशन की बात रखी गई थी। शुरू नहीं किए थे, इसकी बात रखी गई थी कि इसको चालू करना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये डेट याद रखना, सितंबर 1920। कौन सा मीटिंग? कैलकाटा सीजन, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाई नॉन कोऑपरेशन ज़रूरी क्यों था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने एक बात हमको बताई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल कर रही है, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट हम खुद कर रहे हैं। वरना आप खुद सोचो, सिर्फ 10 लाख लोग, ठीक है, 10 लाख लोग 120 करोड़ लोग पे राज कैसे कर सकते हैं? कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना। ठीक वैसे ही अब एक बात बताइए, वो हमारे देश में आए, उन्होंने स्कूल खोले, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली, ठीक है, उन्होंने खुद की आर्मी बनाई, उन्होंने खुद की पुलिस बनाई, उन्होंने खुद के कोर्ट्स बनाए, ठीक है। तो इन सब जगहों पे काम कौन कर रहा है? हमारे देश के लोग ही तो काम कर कर रहे हैं ना। वो लोग तो सिर्फ उच्च पद पद पर है, मीन्स जो हायर पोस्ट हैं वहाँ पे सिर्फ है ना वो लोग, वरना बाकी के छोटे मोटे काम, जो छोटी मोटी पोस्ट है, वहाँ पे कौन है? हमारे तो देश के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट हम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि अगर हम उनको ये सपोर्ट करना बंद कर दें तो हमको 1 साल के अंदर अंदर आज़ादी मिल सकती है, ठीक है। अब बात ये हुई कि अब इसको शुरू कैसे किया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा इसको हर एक चरण में शुरू किया जाए, कि पहले थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। पहला काम ये है कि आपको गवर्नमेंट ने जो जो पद दिए हैं, ठीक है, जो जो उपाधि दी है, आप उसे पहले छोड़िए, ठीक है।
उनकी आर्मी और पुलिस में काम काम करना, उनके कोर्ट्स में काम काम करना, सब कुछ छोड़ के चले आइए। उनके स्कूल में खुद के बच्चों को पढ़ाइए मत, ठीक है। और उनके सामान जो वो लोग खुद के देश से बना के ला के यहाँ पे बेच रहे हैं, उन्हें मत खरीदो, ठीक है। ये सब चीज़ें पहले हमको करनी है। और अगर फिर ये सब चीज़ करने के बाद अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे किसी भी टाइप का वायलेंस यूज़ करती है, तो हम फिर पूरी तरह से एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन पूरे देश में शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब 1920 के समर के टाइम में महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे देश में घूम के इस बात को सबको बताना शुरू किए, ठीक है। अब क्या क्या हुआ, अब देखो इससे दो चीज़ें हुई। कुछ अब कांग्रेस के कुछ लोग इसके समर्थन में थे कि हाँ हम नॉन कोऑपरेशन को शुरू करेंगे, लेकिन कुछ लोग समर्थन में नहीं थे हमारे ही देश के। उनका कहना ये था कि इतनी दिक्कत के बाद हमें अब जाके पॉलिटिक्स में पार्ट लेने का मौका मिला है, हमें कुछ पावर अब जाकर मिली है। और अगर हम अपने पद को, अपने जो हमारी पोस्ट है उसे हम छोड़ देंगे तो हमारे पास तो और भी कोई ताकत फिर नहीं बचेगी, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि अगर चलिए मानते हैं कि हमने ये काम करना शुरू किया, हमने नॉन कॉपरेशन शुरू किया, तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि वायलेंस नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपने किया उस चीज़ में कितना वायलेंस हुआ ये सबने देखा, ठीक है। तो ये सब मीटिंग कई दिनों तक चली। फिर लास्ट में दिसंबर 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस की बैठक हुई, तब नॉन कोऑपरेशन को शुरू किया गया, ठीक है। दो डेट याद रखना, सितंबर 1920 में कैलकाटा में जो बैठक हुई थी वहाँ पे इसकी बात रखी गई। दिसंबर 1920 नागपुर में जो बैठक हुई वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन को शुरू किया गया, ठीक है। अब चलो ये था कि अब इसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आए कि कैसे इसको शुरू किया जाएगा, कौन लोग यहाँ पे पार्ट लेंगे और जो अलग अलग ग्रुप हैं उनको कैसे इस चीज़ में लाके छोड़ा जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक के लिए आज के लिए बहुत है। अब कल हम बताएंगे कि कैसे हमारे देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप से नॉन कोऑपरेशन को शुरू किया गया था, ठीक है। थैंक यू।